कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौवा और दुष्ट सांप। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपकते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय, हिम्मत रखो। अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने खो में लौटकर डिकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं। यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सीख, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे।
यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का किला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा रंगेबाजी करने। उसकी नजर अधरे लट्टे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया किला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौ खौ करता किला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्टे के दो चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। डॉट 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 डॉट। कहानी सुनाकर करटक बोला, इसीलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो, उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है, उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है। तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है, जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए, जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है, उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। करटक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है। पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। करटक ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राजसेवा के बारे में मैं नहीं जानता, यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में पिता के साथ रहकर मैंने सेवाधर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना, सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं।
करटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूंगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूंगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो। करटक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गम और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे वश में किया जा सकता है। करटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। करटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है। उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े। किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय उद्विग्न था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक। तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हैं? उद्धरण उद्धरण। दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकुचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोल देना उचित समझा। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ महाराज। बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है। जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है, वह स्वयं कैसा होगा? इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई?